हेलो यंग फिज़िक्स लर्नर, मैं हूँ भावना और 6 मार्च को आपका फ़िज़िक्स का पेपर है। तो एक मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें मैंने आपको यूनिट 1 के फॉर्मूले बताए थे। अभी ये यूनिट 2 के हैं फॉर्मूले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से, यानी वैद्युत विभव और धारिता से। तो अब इसके आप लोग फॉर्मूले और साथ में डेरिवेशंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आप लोग देख लीजिए इसे और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, साथ ही साथ स्टडी करना। तो चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड W इज़ इक्वल टू दिस वन। तो ये एक डेरिवेशन है, ध्यान रखिए बच्चों। ये डेरिवेशन किस केस में होती है? जैसे एक यूनिट टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश, जो कि अनंत पे रखा हुआ है, Q0 आवेश है और ये अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है किसी पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पे इस पे कितना वर्क डन होगा वो हम यहाँ निकालते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, छोटी सी लेंथ लेंगे और इस लेंथ तक पहले हम DW वर्क निकालते हैं और फिर इसकी डेरिवेशन करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देन आपका जो फाइनल W का फॉर्मूला आता है ये आ जाता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फिनिटी टू R। तो फाइनल फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो एक Q है जिसकी फील्ड है वो कैपिटल Q है, कैपिटल Q Q0 डिवाइडेड बाई R। R क्या हो जाएगी? इस सेंटर पॉइंट से ले करके जहाँ तक कि आप जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में यहाँ पर वैद्युत विभव निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, तो वो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इस P पॉइंट पर कितना वैद्युत विभव होगा, वो ऐसे हम डेरिवेशन के स्टेप्स करते हैं। ये डेरिवेशन आप लोगों की 3 मार्क्स में आ सकती है, तो इस डेरिवेशन को ज़रूर कीजिएगा। और ये आपका फॉर्मूला है वर्क का, ठीक है। वैद्युत विभव, ये ध्यान रखिए कि अनंत पर जो वैद्युत विभव होता है वो ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो यानी रेस्ट पोजीशन पे रहेगा चार्ज, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इस पर वर्क करना पड़ेगा, यानी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना पड़ेगा। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में? Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे आ जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो P, हमें वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी PE से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन जो हम देंगे, नोटेशन जो देंगे वो U होगा। पोटेंशियल एनर्जी वही होती है जितना वर्क किया जाता है किसी बॉडी पर, जितना काम किया जाता है उसकी जो संचित ऊर्जा होती है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो भी आपका उतना ही आएगा जितना कि आपका वर्क का फॉर्मूला आ रहा है। तो W इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक कॉमन टर्म है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, Q0 डिवाइडेड बाई R। ये पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अनंत से किसी आवेश को एकांक परीक्षण आवेश लेंगे, यानी कि चार्ज को हम यूनिट चार्ज कर दे रहे हैं। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो काम होता है उसको हम कहते हैं वैद्युत विभव। इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन है, आप लोग हिंदी मीडियम के हो तो मैं हिंदी बता रही हूँ। यहाँ पे V इज़ इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q0 हो जाता है। एकांक आवेश यानी Q0 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर। जब हम Q0 को डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एक Q कैंसिल होगा। अब देखो यहाँ पर एक Q कैंसिल, देन इट विल बी Q डिवाइडेड बाई R। तो ये 3 फॉर्मूले यहाँ पर बन गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जो ये डेरिवेशन भी आप याद रखिए कि ये एक डेरिवेशन है, दिस वन वैद्युत विभव वाली एक डेरिवेशन होगी, ये भी आ सकती है। ये एक डेरिवेशन है, ये भी आ सकती है। ये एक डेरिवेशन है, ये भी आ सकती है। तो आपके से 3 तरीके से इन फॉर्मूले को पूछा जा सकता है, या तो कार्य के फॉर्म में, या तो स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में, या वैद्युत विभव के फॉर्म में। तो करनी एक ही डेरिवेशन है, एक ही डेरिवेशन में ये 3 फॉर्मूले निकल करके आते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ये जो वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके आपका जो फॉर्मूला है वो है E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r। इस बिहाफ पे ग्राफ बनाना। तो E और V के रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो E और V के रिलेशन में जो वैल्यूज़ आती हैं, आप E और V के कई सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, वो कंपैरेबल हैं,
बस उसमें डिफरेंस कितना है वो आप देख लेंगे। ये मैं यहाँ ई लिख रही हूँ, यहाँ पे वी लिख रही हूँ। देखिए पॉइंट चार्ज के बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जबकि पॉइंट चार्ज के बेसिस पे वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, अगर हम डाइपोल ले रहे हैं तो डाइपोल के केस में दो टाइप की पोजीशंस होती है पॉइंट की। एक होती है आपकी अक्षीय स्थिति यानी कि एंड ऑन पोजीशन, और एक होती है निरक्षीय स्थिति यानी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति किस तरीके से बनती है डाइपोल की? अगर ये डाइपोल ले रहे हैं -q टू +q, तो अक्षीय स्थिति एक्सिस पे जो बनेगा वो है अक्षीय स्थिति वाला पॉइंट जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। निरक्षीय स्थिति वो है जहाँ पर हम वर्टिकली मतलब 90 डिग्री एंगल पर हम जब लेंगे, यानी कि आप परपेंडिकुलर कंडीशन पे जब आप ले रहे हो पॉइंट को इस डाइपोल के, तो उस केस में जब आपकी आएगी तो वो हो जाएगी निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में जब आप निकालते हैं तो ई का मान अलग आता है, अक्षीय स्थिति में अलग आता है। तो ये वैल्यूज़ अगर आप देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ये एक डेरिवेशन है डिवाइडेड बाई r³ आता है, जबकि v की वैल्यू अगर हम अक्षीय स्थिति में देख रहे हैं, ये मैं इस पॉइंट पर निकाल रही हूँ अक्षीय स्थिति में, दिस वन पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर हम निकाल रहे हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, सॉरी दिस वन इज़ p नॉट q, दैट इज़ p। तो ये हो जाएगी दिस वन इज़ r, और यहाँ पे हो जाएगा p डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक r की पावर में देखिए वेरिएशन आता है। अब यहाँ पर अगर हम निरक्षीय स्थिति यानी इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन फैक्टर, p डिवाइडेड बाई r³ आती है। यहाँ पे डबल है, 2p है, यहाँ पे p है। देन v के केस में जो निरक्षीय स्थिति में आएगा तो वो 0 आ जाएगा। तो आप देखिए तो इसमें जो ये सभी डेरिवेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये एक डेरिवेशन 1 2 3, ये तीनों डेरिवेशन आपको पिछले चैप्टर में बता चुके हैं, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक में शेयर कर दूंगी। यहाँ पर v में भी 3 डेरिवेशंस ही हैं। v दिस वन पॉइंट चार्ज के बेसिस पर यानी बिंदु आवेश के कारण, v अक्षीय स्थिति के कारण और v निरक्षीय स्थिति के कारण। तो ये आपका ज़रूर आएगा डेरिवेशन इनमें से, इसलिए डेरिवेशंस साथ में करते जाइए, आपको क्लियर रहेगा कि करना क्या है। क्लियर है? अब ले लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, वो है नेक्स्ट फार्मूला, ये डाइपोल के बेसिस पर, दिस वन, ये डाइपोल के बेसिस पर। तो इस फार्मूले को भी अभी हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट। ओके, सेकेंड पेज, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस के बेसिस पर जब हम पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस वन, ये जो वैल्यू फार्मूला आ रहा है, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए जाते हैं, ये एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और इनफाइनाइट से Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4, Q5 एंड Q6, इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस अगर लाए जाते हैं तो उस कंडीशन में भी हम यहाँ पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। दिस वन इज़ V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। सो सारे जो पोटेंशियल्स हैं इनको जब हम ऐड करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखते हैं कि अगर कोई चार्ज प्लस का है तो हमारा पोटेंशियल वैल्यू प्लस में होगा, माइनस का है तो माइनस में होगा। यानी पोटेंशियल यानी विभव को हम चार्ज के साइन के साथ में रखते हैं, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो साइन साथ में होना चाहिए। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम साइन नहीं रखते हैं, चार्ज चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, साइन नहीं रहेगा। उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि हम डायरेक्शंस को देखते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो अगर हम यहाँ वैल्यू रखेंगे दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में Q1 डिवाइडेड बाई R1, Q2 डिवाइडेड बाई R2 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव निकालते हैं नंबर ऑफ चार्जेस के बिहाफ पे। क्लियर है ये बच्चों आपको? अब नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए शेल इज़ 0। यहाँ पर electric field inside a shell is 0. This means potential inside a shell is constant, so no work is done in moving a charge from one point to another inside a shell. तो अब ऑब्वियसली ये आपने जो पहले पढ़ा हुआ है
कि गॉस की 3 थ्योरम्स थी जो डेरिवेशन भी हैं। तो ये 3 डेरिवेशंस में आपका जो लास्ट डेरिवेशन थी, लास्ट एप्लीकेशन गॉस की, तो गॉस प्रमेय में जो लास्ट डेरिवेशन में है कि अगर हम ये 3 पॉइंट्स लेते हैं, एक इनसाइड द शेल P1 पॉइंट ले लिया हमने, एट द शेल P2 और आउटसाइड द शेल P3। ओके, तो जब हम ये 3 पॉइंट्स पे लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 पॉइंट जो आती है वैल्यू वो ज़ीरो होती है, जबकि P2 और P3 पे ज़ीरो नहीं है। ये एक डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। गॉस की तीनों डेरिवेशन तैयार करके जाइएगा। तो जितनी डेरिवेशंस आपको बताते जा रहे हैं वो ज़रूर तैयार करते जाइए, साथ ही साथ इस फॉर्मूले के। और कुछ भी नहीं है डेरिवेशन, नथिंग। आप उसमें बस स्टार्टिंग पॉइंट अपना ध्यान रखेंगे डेरिवेशन का, और एंड जो रिजल्ट आने वाला है फॉर्मूला वो ध्यान रखेंगे, तो स्टेप्स ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। सो EP1 जो होते हैं वो ज़ीरो होता है, और जो E की वैल्यू होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता, वो -dV/dx होती है, जैसा अभी मैं पहले आपको बता रही थी। तो इस बेहाफ पे अगर E ज़ीरो है तो ये dV/dx वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो dV इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। अगर V कांस्टेंट है तो किसी भी पॉइंट पर, यानी अगर हम यहाँ पे ये एक पॉइंट A ले रहे हैं, ये एक पॉइंट B ले रहे हैं, ये एक पॉइंट C ले रहे हैं, ये एक पॉइंट D ले रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, नियत रहेगी। तो अगर कांस्टेंट है पोटेंशियल तो इस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पे वर्क नहीं करना पड़ेगा, W का वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेक्स्ट है आपका। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती हैं, वो सरफेसेस जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो सेम रहता है, उनको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पर, इस पोटेंशियल सरफेस में अगर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, जब पोटेंशियल सेम है तो ये जो सरफेस होगी इस पे चार्ज को अपनी ही सरफेस पे मूव करने पे कोई वर्क नहीं होगा। यहाँ मान लेते हैं पोटेंशियल V1 है, ये दूसरी एक सरफेस ली है पैरेलल सरफेस, यहाँ पे पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो मान लेते हैं V2। तो इस पूरी सरफेस में जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हर एक पॉइंट पर आपके जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर ज़ीरो। ये जितने भी पॉइंट्स आप लोगे यहाँ पर, यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा, नॉट ज़ीरो, कांस्टेंट होगा। और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स लोगे तो इसमें भी जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस से यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो कि नेट वैल्यू कितनी आएगी, समझ रहे हो। तो नेट वैल्यू निकालने का तरीका यही होता है कि आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आप निकालोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा V जो आप -dV/dx लेते हो उसमें लोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा V1 -V2 डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस जो भी ले रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैंने dx लिया है, आप d ले सकते हो, dx ले सकते हो, वॉट एवर बी द वैल्यू, वो हो जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं वो सरफेसेस हैं जिसमें ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसमें हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इसको मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, बहुत डीप में जाने के लिए आपको अभी एग्जामिनेशन टाइम पे टू द पॉइंट पढ़ना है। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, पिछला वीडियो, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर बताया, वो भी मैं लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फील्ड एंड पोटेंशियल, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं आपको 2 टाइम्स सभी बता चुकी हूँ, इसलिए ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ये जो क्वेश्चन होगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, विभव प्रवणता वाला, ये 2 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चाहे वो वर्क के फॉर्म में आए कि वर्क डन ज़ीरो हो जाता है, और या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में, पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है इस फॉर्म में आए, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का बनेगा, 2 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए ले रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं उसकी बेसिस पर ले रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला आप देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 चार्जेस लिए गए हैं, 1, 2 एंड 3।
इन तीन चार्जेस पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और ये चार्जेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं ये चार्जेस Q1 Q2 Q3 हैं। Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस R12 है, Q2 Q3 के बीच की डिस्टेंस R23 है, एंड दिस वन इज़ R31। ये ध्यान रखिए कि ये जो चार्जेस हैं ये किसी फील्ड में नहीं रखे हैं, तब ये फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। और आपको इतना ही पढ़ना है, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन ये टर्म पता होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो पहले आएगी पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस पोटेंशियल एनर्जी Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 प्लस Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R31। इस तरीके से टोटल पोटेंशियल एनर्जी 3 चार्जेस ऑफ सिस्टम के बेसिस पर आ गई। अगर आपको ये चाहिए कि ये जो चार्जेस हैं ये हम और ज़्यादा लें, तो और ज़्यादा लेने पर क्या होगा कि हम n नंबर ऑफ़ चार्जेस के लिए निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। वो इस तरीके से आ जाएगा, U इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन, यहाँ पे हमने ले लिया I रनिंग फ्रॉम 1 to n, और एक दूसरा टर्म आप लोगे यहाँ पर, वो हो जाएगा J रनिंग फ्रॉम 1 to n-1। ओके, तो जो भी टर्म आएंगे यहाँ पर आप उस तरीके से यहाँ यूज़ करते जाओगे। तो मैंने लिया QI QJ डिवाइडेड बाई RIJ, ठीक है। आप ये वैल्यू रखते जाएंगे। I और J नॉट इक्वल हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, I इज़ नॉट इक्वल टू J, यानी आप रन करा रहे हो लेकिन यहाँ पर वो सेम नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर आप I की वैल्यू 1 ले रहे हो तो J की वैल्यू 2 लोगे, I की वैल्यू 2 ले रहे हो तो J की वैल्यू 3 लोगे। इस तरीके से आप वैल्यूज़ को वेरी कराओगे। ये है कॉमन फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इस वन आप देखो 13 फार्मूले में पहुंच चुके हो, 13 नंबर फार्मूला। और यहाँ पर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर बाहर की फील्ड है तो ये बच्चों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इसको ध्यान रखना है कि जैसे ये जो अभी मैंने चार्जेस दिखाए थे ये फ्री थे, इसमें कोई फील्ड नहीं थी, ठीक है। अगर ये किसी फील्ड के अंदर लाए जा रहे हैं तो फील्ड के अंदर लाने में भी काम होगा, यानी कि इनफाइनाइट से ये Q1 चार्ज इधर आया, इनफाइनाइट से Q2 चार्ज इधर आया, और इनफाइनाइट से Q3 चार्ज इस फील्ड के अंदर आया है। तो जो टोटल वर्क होगा वो किस तरीके से निकलेगा वो मैं नेक्स्ट पेज पर बता रही हूँ आपको। जो टोटल वर्क या टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी U, पहले तो इनफाइनाइट से Q1 चार्ज को लाने में जो एनर्जी होगी वो होगी, इनफाइनाइट से Q2 चार्ज को लाने में जो एनर्जी होगी, इनफाइनाइट से Q3 चार्ज को लाने में जो एनर्जी होगी, ठीक है। ये 3 एनर्जी तो आपकी नंबर ऑफ़ चार्जेस के बेसिस पे हुई, प्लस आपकी बाकी इन तीनों चार्जेस के बेसिस पर जो एनर्जी आ रही है उसको हम लेंगे, यानी वही सेम फार्मूला जो आपने पहले यूज़ किया इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, यानी जब फील्ड नहीं थी। तो उस केस में क्या था, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12, Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23, Q3 Q4 डिवाइडेड बाई Q4 नहीं ले रहे हैं, हमने 3 चार्जेस लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R31। तो इस तरीके से कितनी हो गई यहाँ पर आप देखो पोटेंशियल एनर्जी, जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं 1 2 3 और 4 5 6, टोटल 6 टर्म्स आ रहे हैं। तो ये 3 चार्जेस के बिहाफ पे बताया। अभी अगर हम यही 3 चार्जेस की जगह पर कोई और चार्ज लेते हैं, ठीक है, हमने 3 चार्जेस के बेसिस पर नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पर 2 चार्जेस के बेसिस पे। यानी अगर हमें कोई डाइपोल बनाना हो और ये डाइपोल के जो दोनों चार्जेस हैं ये बाहर की फील्ड से लाए गए हैं, बाहर से लाया गया एक चार्ज इनफाइनाइट से इस फील्ड के अंदर और दूसरा चार्ज लाया जा रहा है प्लस Q चार्ज इनफाइनाइट से इस फील्ड के अंदर। ये एक फील्ड है जिसके अंदर ये डाइपोल लाया जा रहा है। तो उस केस में 2 चार्जेस के बेसिस पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो इतनी आएगी जो यहाँ मेंशन है। ये 2 चार्जेस के बेसिस पर है। U इज़ इक्वल टू Q1 VR1, यानी कि जो आपका फर्स्ट चार्ज के बेसिस पर एनर्जी आएगी। एनर्जी कैसे, ये Q VR1 कैसे आ गई, आपको पता है कि V इज़ इक्वल टू क्या होता है W/Q। तो W इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू Q, यही फॉर्मूला यहाँ पर
V/Q के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 2 दो टर्म हो गए, और ये तीसरा टर्म, दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस के बीच में एक सिंगल टर्म आता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर ओवरऑल होंगे 3 टर्म्स। अगर 3 चार्जेस हो रहे हैं तो 6 टर्म्स हो रहे हैं। इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालते हैं। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस जो अभी मैंने निकाली और जो मैंने पहले निकाली थी, ये जो है आपका सिर्फ फार्मूला है और ये न्यूमेरिकल के लिए यूज़ होना है। तो इसीलिए आपको इस फार्मूले को, या आपका जो ये आपका समेशन में निकाला ये फार्मूला, या आपका जो ये फार्मूला निकाल रही हूँ, ये सिर्फ न्यूमेरिकल पर्पस से यूज़ होने हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। न्यूमेरिकल आप लोग कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो 5 मार्क्स में आएंगे, क्योंकि ये लेंथी न्यूमेरिकल होते हैं। आप n नंबर ऑफ़ चार्जेस के बिहाफ पे निकाल रहे हो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, जैसा मैंने पहले बताया था, डाइपोल के केस में हम इस तरीके से रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये भी फार्मूला, ये फार्मूला आपको अभी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। और अगर इसकी डिटेल में जाना है तो फिर से वही सेम थिंग कि इस चैप्टर को जो वीडियो है उसका लिंक मैं जो शेयर करूँगी, अगर आप चाहते हो कि उसको पढ़ो अच्छे से तो आप उस वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा है वो है कैपेसिटर, यानी संधारित्र, ठीक है। कैपेसिटर होते क्या है? इट इज़ अ डिवाइस टू कलेक्ट या स्टोर द चार्जेस। जैसे आपके फ़ैन में होता है वो कंडेंसर या कैपेसिटर, नॉर्मल लैंग्वेज में या कमर्शियल लैंग्वेज में हम उसे कंडेंसर कहते हैं और अभी से कैपेसिटर कह रहे हैं। तो ये पूरी डिटेल आपकी फिर से वही पूरा आपको वीडियो देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ अभी केवल आप शॉर्ट में केवल फार्मूला और उसकी जो रिलेटेड डेरिवेशन है वो साथ साथ करते जाओ। तो आपका ये जो कैपेसिटर टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैपेसिटर। इस टॉपिक में सबसे पहले है कि कंडक्टर प्लेट्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा इन प्रॉपर्टीज़ को, इसलिए एक बार को मेरे साथ में रिव्यू कर लीजिए इन प्रॉपर्टीज़ को, तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो इनसाइड अ कंडक्टर। अगर कोई आप कंडक्टर ले रहे हैं, कोई आप चालक ले रहे, तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वो होता है ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉर्मल टू सरफेस एट एनी पॉइंट ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। तो किसी भी चार्ज कंडक्टर में किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल होती है। मतलब क्या है इसमें कि यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें, इस पॉइंट पे नॉर्मल आएगी, यानी ये जो आप सरफेस ले रहे हैं, यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल आएगी, यानी 90 डिग्री एंगल बना रही होगी, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल पर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर। कोई भी चार्ज कंडक्टर लेंगे उसके नॉर्मल ही आएगी। नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज़ ज़ीरो, एक्सेस चार्ज रिसाइड एट सरफेस ओनली। जब आप कोई कंडक्टर बॉडी ले रहे होते हैं, जैसे आपने कॉपर का तार ले लिया, ठीक है, या एल्यूमिनियम का तार ले लिया, अगर आप उसके अंदर चाहते हैं कि इस वॉल्यूम के अंदर आपको पता चल जाए कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो वॉल्यूम के अंदर जो फील्ड होगी, ये आपका वॉल्यूम के अंदर फील्ड अगर आपको देखोगे तो इस वॉल्यूम के अंदर जो फील्ड आएगी वो बहुत जो ई की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इसके अंदर चार्जेस नहीं होते हैं। चार्जेस कहाँ रिसाइड कर रहे होते हैं? चार्जेस होते हैं आपके यहाँ सरफेस पे, यहाँ पे चार्जेस होते हैं, ये आउटर सरफेस पे। इसीलिए जो आप लोगों को झटका लगता है ना, बिजली का झटका, वो तार छूने पर लगता है, क्योंकि वो सरफेस पर ही होते हैं। तार के अंदर कुछ नहीं है, तार के अंदर खाली जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, नेट चार्ज भी ज़ीरो है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, अंदर पेरीमीटर में कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ है सारे? वो हैं बाहर सरफेस पर, ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। पोटेंशियल ऑब्वियसली अभी आपको पहले बताया था विभव प्रवणता का केस, कि अगर ई ज़ीरो है इसके अंदर, इस चालक के अंदर, तो जो वी होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा विभव प्रवणता की वजह से। ई इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, आपके ये सारे पॉइंट्स हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज़ दिस वन। सरफेस पे निकालने के लिए वही गॉस की जो आपकी थ्योरम थी वो है E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपका जो लास्ट रिजल्ट आया था Q/R² आया था। अगर इसमें हम Q, देखो ये मैं यहाँ से निकाल रही हूँ
क्यू टर्म निकाल रही हूँ, आर स्क्वायर टर्म निकाल रही हूँ, 4 पाई टर्म निकाल रही हूँ। अगर इस पूरे टर्म को निकाल दूँ तो ये बनेगा 1/ε0 क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई r²। ठीक है ना। अब ये जो 1/ε0 क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई r² बना, क्यू बाई ए हो गया। और क्यू बाई ए होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसको हम सिग्मा से डिफाइन करते हैं, सिग्मा/ε0 आ जाता है। यही मान यहाँ पर दिया हुआ है। और एन जो यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, एन मीन्स नॉर्मल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नॉर्मल होती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको आपको ज़रूर करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। पोलराइजेशन का केस है यहाँ पर। तो जो चार्ज कैपेसिटर बनते कैसे, फिर से ये बहुत डिटेल्ड टर्म है। अगर आप ये टर्म पे ध्यान दोगे तो ये बहुत डिटेल्ड टर्म है। ठीक है। इसको एक्सप्लेन पूरा अच्छे से करना होता है कि एक कंडक्टर हम बनाते कैसे हैं, एक कंडक्टर से कैपेसिटर कैसे बनाते हैं। तो कैपेसिटर कई तरीके के शेप के होते हैं। जैसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इस तरीके के शेप का हम लेते हैं। ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, और एक आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर भी होता है, ये भी एक कैपेसिटर है। तो इस तरीके से हम कई फॉर्म में बनाते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बनता कैसे है, वो 2 प्लेट्स, यहाँ पे 2 प्लेट्स ली गई हैं जो आपस में पैरेलल रखी गई हैं। इनके बीच में चार्ज स्टोर हो रहे हैं। ये 2 शेल लिए गए हैं जिसके बीच में चार्ज स्टोर हो रहे हैं। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया गया जिसके बीच में चार्ज स्टोर हो रहे हैं। तो हमें कैपेसिटर बनाने का तरीके के लिए हमें कैपेसिटर का जो बेसिक है, यानी डायलैक्ट्रिक्स क्या होते हैं, पोलराइजेशन क्या होता है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। अभी बस शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, बाकी लॉन्ग में देखना हो तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे जो प्लेट होती है, इसके एक साइड में अगर माइनस चार्ज कलेक्ट हो रहा है, इस प्लेट के एक साइड में माइनस चार्ज कलेक्ट हो रहा है, तो इसके ऑपोजिट साइड में, दूसरी साइड में प्लस चार्ज आएगा। ठीक है। और ये जो प्लेट्स होती हैं आपस में इतनी पास में होती हैं कि जब यहाँ पे प्लस आएगा तो इसके इंटरनल जो सरफेस होगी उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ओके। जब यहाँ इंटरनल सरफेस पे माइनस चार्ज आएगा तो बाहर की साइड में प्लस चार्ज आ जाएगा। ये इंडक्शन फिनोमिना चल रहा है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। तो ये प्लस चार्ज आ गया। अब ये जो माइनस चार्ज है, इनको और इनको हम ये अर्थिंग करके इसको हटा देते हैं, बाहर वाले चार्जेस को हटा देते हैं। तो प्लेट पे क्या बचता है, एक साइड में ये प्लस चार्ज, दिस वन, ये अंदर वाली साइड का प्लस चार्ज, और ये अंदर वाली साइड का माइनस चार्ज। तो इस तरीके से यहाँ पे हम प्लेट का जो एक नॉर्मल सिंपल फिगर बनाते हैं। तो एक प्लेट हो जाती है प्लस चार्ज और दूसरी प्लेट हो जाती है माइनस चार्ज। इसी को हम सर्किट से, यहाँ जो ये टर्मिनल बने हैं, इसको हम सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से एक कैपेसिटर बन जाता है। तो उसके लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी है। पोलराइजेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, ये सारे जितने बेसिक हैं ये आपको अभी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आप बहुत डीप में जाओगे तो छूटेंगी चीज़ें। जस्ट लाइक आपका जो रेडिएशन है, अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन होता है। अल्फ़ा कम चलता है, अल्फ़ा पार्टिकल हैवी होने की वजह से कम चलता है, लेकिन वो कम एरिया कवर अप कर पाता है, कम डिस्टेंस कवर अप कर पाता है। बीटा ज़्यादा तेज़ी से चलता है, स्पीड ज़्यादा होती है, और वो ज़्यादा लाइन कवर अप कर पाता है। तो अभी आपको बीटा पार्टिकल बनना है, अल्फ़ा पार्टिकल नहीं बनना है। ठीक है। आप बीटा पार्टिकल की तरह चलेंगे तो एग्ज़ाम का सारा पेपर कवर अप कर लेंगे, अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। तो ये जो चीज़ें छोड़ सकते हैं उसको छोड़ दीजिए, ये पॉइंट आप छोड़ सकते हैं अभी। ओके। हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है कैपेसिटेंस, यानी कि धारिता। संधारित्र है, संधारित्र की धारिता क्या है। अगर आप हिंदी को बहुत अच्छे से देखो तो संधारित्र की धारिता का मतलब है कि आवेश को धारण करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ storing charges on a plate of capacitor, that is called capacitance। ठीक है। तो कितना मैक्सिमम ले सकता है, अक्वायर कर सकता है। जैसे आपकी भी अपनी कैपेसिटी होती है, दिस इज़ जस्ट लाइक द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। तो इसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस, यानी कि धारिता। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है, ये लॉ ऑफ कैपेसिटेंस निकालते हैं कि जो धारिता है वो चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको लेते हैं, यानी जितने ज़्यादा चार्जेस उतनी ज़्यादा धारिता हो गई। तो इसी बिहाफ पे जब हम फार्मूला बनाते हैं तो वो फार्मूला बनता है C = Q/V।
क्यू की वैल्यू जो यूनिट हम लेते हैं वो होती है आपकी कूलॉम और वी की यूनिट होती है वोल्ट। तो कूलॉम पर वोल्ट आती है और इसकी कॉमन यूनिट हम जो बनाते हैं वो बनती है एफ यानी फैरेड। ध्यान रखिए क्या है फैरेड। फैरेड को शॉर्ट में हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फैरेड हो गया, माइक्रो फैरेड हो गया, यहाँ पर आप ले सकते हैं माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, मेगा फैरेड, जो भी टर्म्स लेंगे आप। एसआई टर्म्स में अगर धारिता का मात्रक देख रहे हैं तो वो है फैरेड। तो अब हमें कैपेसिटेंस ही निकालनी है। इस पूरे चैप्टर में क्या निकलना है अब? कैपेसिटेंस। तो आप कैपेसिटेंस निकालते जाएंगे, आपको वैल्यूज़ पता चलती जाएंगी। नेक्स्ट आया है टॉपिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको आपको पढ़ने की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। जितना आपको रिक्वायर्ड है वही मैं अभी आपको बता रही हूँ। फिर कैपेसिटेंस में आप देखेंगे तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट के लिए निकाली गई है, डेरिवेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टर्म, ध्यान रखिए, ठीक है। तो कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट के ए डिवाइडेड बाई डी आता है। अब के क्या है? इसको हम कहते हैं के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये इसे अभी हिंदी का मुझे याद नहीं आ रहा है इसका क्या था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। के का मान जो होता है वो एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इसको हम सी ओवर सी नॉट भी लिखते हैं। अगर सी नॉट और सी क्या है, जो प्लेट्स बनती हैं कैपेसिटर की, इस तरीके से हम सिंपल फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं। अगर इसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं डाला गया इन प्लेट्स के बीच में तो यहाँ पर सी नॉट होगा, यानी एयर है खाली। इसके अंदर क्या है? एयर। और अगर इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, कोई ऐसा, जैसे डाइलेक्ट्रिक कैसे हो सकता है, ऑयल भी होता है, वुड भी होता है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, लेकिन जो इंडक्शन के थ्रू प्लेट के चार्जेस को वन प्लेट से P1 प्लेट से यहाँ पर दिस वन P1 प्लेट से P2 प्लेट की तरफ ले जाएगा। अगर इतना है कि यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, चार्ज जो वितरित हो रहे हैं वो P1 प्लेट से P2 प्लेट की तरफ किस माध्यम से जा रहे हैं, तो एक माध्यम होता है एयर जिसमें हम सी नॉट यूज़ करेंगे, और दूसरा माध्यम होता है कि हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक यानी कि कुचालक यानी कि नॉन कंडक्टर बॉडी ले लें तो उसके थ्रू इंडक्शन मेथड हो सकता है, इंडक्शन प्रोसेस हो सकता है। तो ये के की वैल्यू होती है, इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है ये? अब यहाँ पर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, इसकी डेरिवेशन ज़रूर आ सकती है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। ये के की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पर आइसोलेटेड अगर कंडक्टर है, यानी कि कैसा केस लिया जा रहा है, एक सिंगल केवल एक मेटल बॉडी ले ली जा रही है स्फेरिकल शेप की, तो उस केस में जो सी की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए। ये एक छोटी सी डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन आपकी 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। क्यू डिवाइडेड बाई वी जो आता है ना, इसमें वी की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो ये जो क्यू है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों क्यू कैंसिल हो जाएंगे और आपका जो टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसके अंदर जो मटेरियल होगा उस मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो अगर के है तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, ठीक है। तो ये जो आर या ए है ये रेडियस है, यहाँ पर जो भी हमने लिया है कंडक्टर बॉडी उसका रेडियस कितना है, ये आर रेडियस है। इसको हम आर भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो वो वैल्यू यहाँ पर सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए है। नेक्स्ट है कि अगर पार्शियली फील्ड हो, ये भी आपका डेरिवेशन आता है, ये भी पूछा जा सकता है पार्शियली फील्ड का केस, ठीक है। तो पार्शियली फील्ड के केस में, लेकिन दोनों में से एक ही कोई डेरिवेशन आएगी। पार्शियली फील्ड में अगर हम डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं, उसकी थिकनेस टी ले रहे हैं और प्लेट डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेट एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस केस में जो सी की वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई टी माइनस टी प्लस टी बाई की, इतनी हो जाती है। तो ये यहाँ पर अगर हम इसी से पहली वाली डेरिवेशन फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी आ जाती है। अगर हम टी को 0 रख दें, यानी कि क्या है बीच में एयर है, टी को 0 रखने का मतलब बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अगर डाइलेक्ट्रिक ये नहीं है, यहाँ पर क्रॉस है, ओके, ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि टी की वैल्यू 0 रख करके देखिए आपका लास्ट आंसर क्या आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए, यही इस फॉर्मूले में आप रख रहे हैं।
एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी आ जाएगा, बाकी सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये आपका पहला वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन था, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। और अगर हम टी को डी के बराबर रख दे रहे तो आप डी के बराबर रख करके इस डेरिवेशन में देख लीजिए, आपके पास लास्ट रिजल्ट आ जाएगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए डिवाइडेड बाई डी आ जाएगा। आप चेक करके देख सकते हो। तो इसका मतलब हुआ कि आप इस पार्शियली फील्ड यानी आंशिक भरे हुए डायलेक्ट्रिक्स के थ्रू आप एयर का भी निकाल सकते हो, खाली एयर अगर हो बीच में, और दूसरा आप ये डायलेक्ट्रिक फील्ड हो तब उस केस में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर वाला आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए इसको पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बहुत रेयर होता है कि ये पूछ लिया जाता है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा। याद करने का तरीका आपको पता ही है, सी इज इक्वल टू होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3। ये किस में है, पैरेलल में, जस्ट ऑपोजिट टू रेजिस्टेंस केस। प्रतिरोध का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है वो ये आता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो प्रतिरोध का होता है वो 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। ठीक है, तो आपको फ़िलहाल तो यहाँ पर पैरेलल में अगर आप रखेंगे तो वो रेजिस्टेंस के लिए रखेंगे और कैपेसिटेंस के लिए रखेंगे। सीरीज़ में अगर आप रखेंगे तो 1/C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1, 1/C2, 1/C3 ऐड कर देंगे। और रेजिस्टेंस के लिए जब सीरीज़ होता है, दिस वन इज सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो रेजिस्टेंस के लिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अपोजिट केस से ध्यान रखिएगा, अपोजिट से ही इसको ध्यान रख सकते हैं। ये है आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन और ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन जो आपकी सीरीज़ और पैरेलल वाली है, ये जो मैंने बता रही हूँ कि डेरिवेशन आएगी तो 2 मार्क्स में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स में आ गई, और जनरली नहीं भी आती है। इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आप ये डेरिवेशन स्किप भी कर सकते हो। और अगर आ भी गई तो आप सिंपल आपको स्टार्ट करना है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी से। तो नथिंग, नो वरी अबाउट इट, क्योंकि रेजिस्टेंस में जैसे आप डेरिवेशन करते थे 10th क्लास से कर रहे हो सीरीज़ एंड पैरेलल की, वैसे ही करनी है। तो इसको आप मतलब तैयार करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये डेरिवेशन तैयार करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये आपकी ज़रूर आ सकती है। और इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो आपकी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए डिवाइडेड बाई डी से होती है। यहाँ से शुरू करके हम इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी आई, जितने चार्जेस स्टोर होंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी, तो वो हो जाती है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर या हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी या हाफ ऑफ क्यू वी। तो ये डेरिवेशन अगर आएगी भी इसमें, इसके बाद में एनर्जी डेंसिटी भी पूछी जाती है। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैग्नेटिक फील्ड में भी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में भी आती है, तो इसीलिए आपको ये डेरिवेशन करनी ज़रूरी है। इसको ज़रूर कर लीजिएगा ये डेरिवेशन, एंड इसको जब आप ये सॉल्व कर लेंगे तो आपकी ये डेरिवेशन भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये टोटल मार्क्स जो इसके होते हैं ये 5 मार्क्स में ज़रूर आ सकती है डेरिवेशन। ठीक है, तो डेफिनेटली इसको आप करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं एनर्जी डेंसिटी, जो मैंने अभी आपको बताया। एनर्जी डेंसिटी का देखिए फॉर्मूला, यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करते हैं U बाई वी करके, V जो है वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो प्लेट में अगर हम वॉल्यूम रखेंगे तो वॉल्यूम कितना होगा, V वॉल्यूम, एरिया, प्लेट एरिया इंटू डिस्टेंस। प्लेट एरिया इंटू डिस्टेंस रख करके जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका रिज़ल्ट ये आ रहा है। इस रिज़ल्ट को और अगर हम सॉल्व करेंगे तो सिग्मा को अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जब आप निकालेंगे तो इसका आता है हाफ ऑफ, ये यहाँ पे म्यू नॉट और ये बी स्क्वायर आ जाता है। तो मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर फॉर्म की, इसी को कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बनती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेस है। तो इसीलिए ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पढ़ लीजिएगा। बताया आपको कि तैयार करना ज़रूरी है, तो ये डेरिवेशन आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका 10th क्लास का पढ़ा हुआ टॉपिक है, इजी है, कोई ज़्यादा खास इसमें है नहीं। इसमें ओम्स लॉ की डेरिवेशन ज़रूर आ सकती है, बाकी छोटी छोटी डेरिवेशन आती हैं, इसको मैं यहीं से बता देती हूँ। देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कॉन्सेप्ट जो है बहुत कम लग रहा है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कैसे होता है वो ज़रूर है इम्पॉर्टेंट आपका। अगर ये बैटरी कनेक्टेड है तो यहाँ पे चार्ज फ्लो किस तरीके से हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, ये आपका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है।
अगर अगेन मैं वीडियो शेयर कर दूंगी या प्लेलिस्ट ही पूरी शेयर कर देती हूँ इस यूनिट की, तो प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी, तो आप उसमें से अगर डिटेल में देखना चाहोगे तो आपको ये मैकेनिज़्म मिल जाएगी कि किस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और चार्ज यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू होता है। तो सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे इस चैप्टर में फार्मूले आपको बहुत मिलेंगे। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, पहला फार्मूला ध्यान रखना है। I करंट है, Q चार्ज है और T क्या है, टाइम है। इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर I इज इक्वल टू NEAVD। एक राइम की तरीके से, एक सॉन्ग की तरीके से आप लोग पढ़िए कि क्या होता है। I इज इक्वल टू NEAVD, NEAVD, ठीक है। N क्या है, ये जो N यहाँ पे दिख रहा है ना, ये N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, इसे नंबर डेंसिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर, जैसे आप सिलेंड्रिकल कोई, अगर ये जो चालक ले रहे हैं, कंडक्टर बॉडी ले रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप की होगी। तार कोई भी कैसा होता है कि सिलेंड्रिकल शेप का, तो अगर सिलेंड्रिकल शेप में अगर आप ले रहे हैं तो आपको इसका वॉल्यूम रखना होगा। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। न्यूमेरिकल के पर्पज से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा कि एन नंबर डेंसिटी, तो एन ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देन आपका ये क्या आ रहा है, ए एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये उस केस में होती है जब हम बैटरी या सेल लगा चुके होते हैं किसी भी चालक में। अगर हमने बैटरी या सेल नहीं लगाया, उस समय जो इसके अंदर के चार्जेस होंगे, चालक के अंदर के चार्जेस, वो क्या कर रहे होते हैं, डिफ्यूज़न वेलोसिटी होती है उस समय, तो वो इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं होते। जैसे टीचर के आने से पहले क्लास में बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं, सेम थिंग। और जब टीचर आ जाते हैं तो वो अपने सेट एकदम प्रॉपर वे में सेट हो जाते हैं। सो दैट इज़ द मेन थिंग कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, ओके। I है करंट, R है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो ये ओम्स लॉ है, इसकी डेरिवेशन श्योर है, आनी ही आनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन आएगी। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। इसको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जो आपका V इज इक्वल टू आपका आई आर आया है ना, आई आर, यहाँ पर जब आप निकाल रहे होते हो डेरिवेशन, तो यहाँ पे R की जो वैल्यू होती है वो ml/n स्क्वायर टाउ ए, ये आती है। ये अगर देखो लास्ट फार्मूला आपको पता है ना, तो आपको निकालने में बहुत आसान है। R की वैल्यू ml/n स्क्वायर टाउ ए, ठीक है, ये आती है आपकी इसमें, और इसको ही आप इक्विवेलेंट रखते हो जब ये डेरिवेशन करोगे तो V बाई आई आ रहा होगा एक साइड में, विच इज़ इक्वल टू ml/n स्क्वायर टाउ ए। बड़ी डेरिवेशन है, 5 मार्क्स में आएगी, ये आती है। इसी को आप रख देते हो कि ये R है, ठीक है। और इसमें जब आप ये वाला टर्म निकालोगे m/n स्क्वायर टाउ, तो ये जो टर्म होता है ये विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता, दिस वन इज़ प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, जो कि फिक्स रहती है किसी भी चालक में, वो निकल करके आती है। तो ये डेरिवेशन ज़रूर कर लेना बेटा, 5 मार्क्स में आ सकती है, इसलिए एक बार तैयार करके ज़रूर जाना। नेक्स्ट आ जाता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, I बाई ए आता है। J वेक्टर है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है दोनों ही I और A दोनों ही स्केलर हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर का रेशियो आ रहा है यहाँ पर, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है E और J में रिलेशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और J में क्या रिलेशन है। तो E इज इक्वल टू रो J होता है या J इज इक्वल टू सिग्मा E होता है। अब रो और सिग्मा क्या है, यहाँ पे रो और सिग्मा देख लीजिए। रो मैंने अभी आपको बताया ये क्या है, प्रतिरोधकता, दिस वन इज प्रतिरोधकता, यानी विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं, वो भी कह सकते हैं। और जो यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है ये है चालकता, मोबिलिटी। तो सिग्मा ये आ गया चालकता, रो हो गया आपका प्रतिरोधकता, और जो जे है वो है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनका आपस में रिलेशन पता होना चाहिए। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है, या आप जो सिग्मा को लेते हो यहाँ पर,
तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो हो जाता है। प्रतिरोधकता और चालकता ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है, तो अगर आप इससे निकालोगे तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इंटू जे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला जो आया हुआ है रो जे, ये इस तरीके से आया हुआ है। सिग्मा चालकता है, यानी कि कितना जो चार्जेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो किस तरीके से मूव कर रहे हैं वो चालकता है। और यहाँ पर जो प्रतिरोधकता है वो उसका ऑपोजिट होता है, यानी कि चार्जेस के पाथ पे रुकावट, धारा के पाथ पे रुकावट को हम प्रतिरोधकता से डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो मैंने आर बताया था, चलिए ये बाद में आ रहा है, आर इज इक्वल टू ml/n² टाउ ए। टाउ जो है वो आपका ये जो कोलाइजन के बीच में जो टाइम होता है वो कहते हैं इसे मतलब रेस्ट टाइम जिसे कहते हैं, यानी कि दो कोलाइजन के बीच में चालक जो चार्जेस हैं वो जब रेस्ट, शांति काल, दैट इज़ हिंदी में इसे कहेंगे शांति काल। ध्यान रखिए टाउ इज क्या है यहाँ पर, शांति काल, यानी जब शांति से आराम से बैठ करके चार्ज दो कोलाइजन हुआ चालक के में, एक चार्ज इधर, तीन चार्जेस हैं, एक चार्ज पहले इससे टकराया फिर ये इससे टकराया, तो इसके दो टकराने के बीच में जो टाइम इसको लगा, रेस्ट टाइम मिला, उसी को हम शांति काल कहते हैं। बहुत माइन्यूट टर्म है, तो बस टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, उसको टर्म को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि रो का मान यहाँ पे देखिए मैंने निकाला हुआ था, रो का मान जो होता है m/n² टाउ होता है, m/n² टाउ आता है। ठीक है, R इज इक्वल टू रो L/A, यानी कि अगर लंबाई चालक की बढ़ाई जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है और पतले तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि इससे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं 1 और 2 मार्क्स में। ये भी उसी से रिलेटेड फार्मूला, इंटरलिंक्ड फार्मूला है, इसीलिए एक दूसरे के से याद करते जाइए। मोबिलिटी जो टर्म होता है जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है, ये देखिए नहीं सॉरी ये कंडक्टिविटी था। मोबिलिटी जो होती है मोबिलिटी VD/E, इसका हिंदी टर्म नहीं अभी याद आ रहा है मुझे, तो मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू VD/E होता है। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो चालक जो आवेश का अनुगमन वेग होता है उसको हम कहते हैं मोबिलिटी, एकांक वैद्युत आवेश में। देखिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कोई चालक है उसमें पहले डिफ्यूज़न वेलोसिटी होगी, जो पार्टिकल्स आवेश हैं वो कैसे भी मूव कर रहे होंगे, लेकिन जब हम फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ये मैंने फील्ड अप्लाई कर दी, यहाँ पे फील्ड अप्लाई हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने पर क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर स्पीड से चलना शुरू हो जाते हैं। तो स्पीड जो है वो ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दें तो वो टर्म जो बनता है वो मोबिलिटी बनता है। ठीक है, तो मोबिलिटी यहाँ पर ये टर्म आएगा, इसी को आप इंटरलिंक करके फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। फिर देखिए ई इज इक्वल टू रो जे, यहाँ पे आपने निकाला हुआ था रो जे, वही रो जे यहाँ पे पुट कर दिया, तो आपके ये टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, म्यू इज इक्वल टू ई टाउ/m, ये फॉर्मूला आपका निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो ये भी कोई खास आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस फॉर्मूला इंटर रिलेट करना आपको ज़रूर आना चाहिए, इंटर रिलेट कर लीजिएगा। ओम्स लॉ की लिमिटेशन है कि सेमीकंडक्टर के केस में ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर डायोड्स लेंगे, डायोड सेमीकंडक्टर से बने हैं तो उसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा। और देयर आर 2 वैल्यूज़ ऑफ V फॉर 1 वैल्यू ऑफ I। ये देखिए ये जो ग्राफ आ रहे हैं इसमें एक वैल्यू पर इसकी V की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ये 2 वैल्यूज़ हैं। तो ये लिमिटेशंस हैं कि ओम्स लॉ का ग्राफ जो है कभी भी ऐसा नहीं है लीनियर, जब तक है ग्राफ, लीनियर का मतलब कैसे समझते हो, ग्राफ और जब तक ऐसा आ रहा है V और I के बीच में, IV ग्राफ होता है ये, V और I के बीच में जब तक ऐसा ग्राफ आ रहा है तब तक ये समझ लीजिए ओम्स लॉ वैलिड है। जहाँ ग्राफ कर्वी हुआ वहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रेजिस्टिविटी वेरिएशन पे, यानी प्रतिरोधकता की मान किस पर डिपेंड करता है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम एक कंडक्टर बॉडी लेंगे, चालक लेंगे, तो रो इज़ इक्वल टू रो0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है या अल्फा टी होता है। ठीक है, टी टेम्परेचर है, यहाँ पे ध्यान रखिए टाइम नहीं है। और अगर हम सेमी कंडक्टर, ये कंडक्टर के केस में, किस केस में, कंडक्टर चालक के केस में, अगर हम सेमी कंडक्टर लेंगे तो सेमी कंडक्टर के केस में रो इज़ इक्वल टू रो0 1 माइनस अल्फा टी होता है, यानी कि सेमी कंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी उतनी कम होती जाएगी, यानी वो अच्छा होता जाएगा। यानी हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ज़्यादा से ज़्यादा जितना यूज़ करते हैं
उसका स्क्रीन, उसकी शार्पनेस, उसका ब्राइटनेस सब कुछ बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है। तो यूज़ करने पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खूब यूज़ कीजिए, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे रेस्ट वॉच जो होगी आपकी, स्मार्ट वॉच अगर है तो वो उतरवा ली जाएगी आपकी, आपको यूज़ करने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग आपके सिलेबस से हट चुका है, इसलिए इसको अभी मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए E इज इक्वल टू आपका दिस वन VIT I²RT V²/R/T। पढ़ चुके हो 10th क्लास में भी, अभी भी वही पढ़ना है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कभी भी डेरिवेशन नहीं आएगी, 10th क्लास का सिलेबस है, इसको बस पर न्यूमेरिकल करने हैं आपको, वो न्यूमेरिकल ज़रूर कीजिएगा। अब आ जाते हैं सेल पर। तो सेल के लिए ध्यान रखिए V इज इक्वल टू E-IR होता है। ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ई यहाँ पर EMF है। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फील्ड नहीं है, ये फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। E-IR ये होता है V का फॉर्मूला। यहाँ पर V क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं, ये मैं रेड से शो कर रही हूँ, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, उसकी वैल्यू होगी EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस IR। आई का धारा है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये डेरिवेशन पे, ये डेरिवेशन है आपकी, और इस डेरिवेशन पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो I इज इक्वल टू E/R+R, ये आपका फार्मूला बन करके आता है, यहीं से निकल रहा है, इसी से आपका ये फार्मूला निकल रहा है। I को निकालेंगे तो आप देखो E/R+R आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने V को, V इज इक्वल टू क्या रख दिया है, I इंटू कैपिटल R रख दिया है। तो जब कैपिटल R रख देंगे तो दो R टर्म्स आ जाएंगे। कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो बाहर हम वायर वगैरह लगाएंगे उसका रेजिस्टेंस है। स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा है सेल के अंदर, उसका रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। सेल इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मत पढ़ना, छोड़ देना, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में इतना नहीं आएगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन छोड़ा जा सकता है इसको, ओके, तो छोड़ दीजिए। लेकिन किरचॉफ रूल मत छोड़िएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किरचॉफ रूल का फर्स्ट रूल जो है, जिसे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, और ये आवेश संरक्षण को शो करता है। किरचॉफ लॉ में जो आपका फर्स्ट है, किरचॉफ लॉ, इसके दो लॉज है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है ये आवेश संरक्षण को शो कर रहा है, ये पूछा जाता है, आवेश संरक्षण। और जो सेकेंड लॉ है वो ऊर्जा संरक्षण को शो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है, ऊर्जा संरक्षण। लूप लॉ है ये, जो फर्स्ट लॉ है इसे यहाँ पर जंक्शन रूल और यहाँ पे लूप रूल लगेगा। तो फर्स्ट लॉ में देखिए, समेशन ऑफ I, यानी कि किसी भी जंक्शन पे आने वाली जो धाराओं का योग होता है, I1 I2 धाराएं आ रही हैं, तो उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो नेट सम ज़ीरो हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब धारा जो है ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो मैंने आपको जैसे पहले विभव के केस से बताया था, अदिश राशि में हम प्लस या माइनस साइन लेते हैं। धारा अगर जंक्शन की तरफ आ रही है तो हम प्लस में लेंगे, और धारा अगर जंक्शन से जा रही है तो हम माइनस में लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि I1 I2 धारा जो है वो आ रही है, तो ये मैंने प्लस में ले लिया, और I धारा जा रही है, इसको मैंने माइनस में लिया। तो इस रूल से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ ये आपका फर्स्ट रूल हो गया, जो आपका न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। सेकेंड रूल, समेशन ऑफ IR, किसी भी बंद लूप में, देखिए सर्किट किरचॉफ पे तो पूरा समझ लीजिए कि जी मेंस और जी एडवांस, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो ऑब्वियसली कि ये आपकी 12th क्लास में भी इम्पॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। आप इसमें जब रूल लगाते हैं तो किसी भी बंद लूप में, बंद लूप का मतलब है ABCDE, ये एक बंद लूप हुआ, ABCDE। इस बंद लूप में जब हम निकालेंगे तो इनमें जितनी भी धाराएं बह रही हैं, ये जहाँ से भी आपका सर्किट कनेक्शन किया गया, मान लीजिए यहाँ से किया गया है,
सर्किट कनेक्शन, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस लगा है, तो यहाँ से करंट आ रही है, करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी I1 और I2 में, दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिर यहाँ जाएगी, यहाँ पर दो पार्ट्स में फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हुई, I1 डैश I1 डबल डैश लिया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से पूरी करंट आएगी, ये बंद है तो I1 डैश आएगी इधर, और यहाँ पे फिर से कंबाइंड होकर के क्या बन जाएगी, ये I1 बन जाएगी, और यहाँ से I2 आकर के इधर निकल जाएगी, I1 और I2 कंबाइंड होकर के I करंट बन जाएगी, ठीक है, I करंट, ठीक है। तो ये I करंट बन गई। तो इसमें जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर R1 R2 जो भी रेजिस्टेंसेस हैं साथ में रखते जाएंगे, R1 R2 R3। अगर हम इस लूप को ले रहे हैं तो हमें इस लूप से कोई मतलब नहीं है, सेकेंड लूप ये हमारे काम का लूप नहीं है अभी। अगर हम फर्स्ट लूप ले रहे हैं तो ये सेकेंड लूप हमारे काम का नहीं है, ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। फर्स्ट लूप में जब हम लेंगे तो हमारे पास जो लूप का रूल आएगा, हम जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I1 R1 प्लस यहाँ पे I1 डबल डैश R2 प्लस जो भी डायरेक्शन, अगर हमारे डायरेक्शन के साथ में करंट का डायरेक्शन आ रहा है तो प्लस में, हमारे डायरेक्शन के ऑपोजिट में अगर करंट का डायरेक्शन आ रहा है तो वो माइनस में है, प्लस I1 R3, ठीक है। नहीं, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, I1 यहाँ पे देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, धारा तो बह रही है लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे धारा है, तो यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और करंट हमारे ऑपोजिट हो गई, यहाँ देखो करंट ऑपोजिट हो गई, तो जो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा, ऑपोजिट हो गई, क्या आएगा, I2 R3 दैट इज़ इक्वल टू 0। ये इस लूप की बात होगी, इस लूप में कितनी करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पर इस I1 करंट के साथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो रेजिस्टेंस 0, और जब हम करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे IR करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी टर्म्स आने चाहिए, एक यहाँ पे आना चाहिए 1 टर्म, एक यहाँ आना चाहिए 2 टर्म, और एक यहाँ आना चाहिए 3 टर्म। तो 3 टर्म्स हमारे इस एक्सप्रेशन में आ गए। तो इस तरीके से हमें इक्वेशंस मिलती हैं, उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और हम फिर फाइनली वैल्यूज़ निकालते हैं। ये ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन लंबे होते हैं, तो किरचॉफ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स तक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल अगर कोई आया। पर इतना भी मैं कहूँगी कि किरचॉफ पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा भी तो वो 1 क्वेश्चन आएगा, 1 न्यूमेरिकल आएगा। इसीलिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसके अंदर डीप में जा कर के टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। आज 3rd है और आज आपका बायो और मैथ्स का पेपर है, इसके बाद आपका पड़ रहा है फिज़िक्स का पेपर। तो 4-5 2 दिन का गैप है, तीसरे दिन आपका पेपर है, इसलिए 2 दिन के गैप में आप उस टॉपिक को बिल्कुल मत टच कीजिएगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, ध्यान रखिए। क्योंकि मार्क्स बेसिस स्टडी होनी चाहिए एग्ज़ाम टाइम पे, ना कि कॉन्सेप्ट बेसिस के लिए, स्टडीज़ के लिए आपको साल पूरा लगाना होता है, ठीक है। तो मार्क्स पे ध्यान दीजिए। लास्ट टॉपिक पोटेंशियोमीटर का है बस आपका। यहाँ पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपका प्रैक्टिकल का टॉपिक था, बताइए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ तो सबने पूछा ही होगा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, एग्जामिनर्स जो आए होंगे आपके पास, मैंने भी पूछा था ऑब्वियसली व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो P/Q=R/S, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बन सकते हैं, बन जाएंगे, तो आप इसके न्यूमेरिकल इजी रहेंगे, मीटर ब्रिज पे बेस्ड न्यूमेरिकल इजी रहेंगे, वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये सारे जो फॉर्मूले थे ये क्लियर हो गए होंगे। अभी आज ही की डेट में मैं आपको नाइट तक नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक कवर अप कराती हूँ, और जो डेरिवेशंस हैं बेस्ड फार्मूले हैं, इन सारे डेरिवेशन फार्मूले पे हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो मेरे साथ रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।